फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। मनोरंजन जगत की हलचल के साथ में राजनीतिक जगत की क्या है अपडेट, जानने के लिए रहिएगा 9 बजे तक हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक जो लोग कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो बीते दिन पेपर लीक को राज्यसभा पेपर लीक के खिलाफ जो बिल आया है उसको राज्यसभा में पेश किया गया था, उसी का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। युवाओं को लुभाने के लिए एक बार फिर से रील फॉर्मेट में पीएम के द्वारा बीती रात एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। तो कहा गया है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और हर राज्य से ही लगभग पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। दौरे से जुड़ी हुई खबर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर विपक्षी पार्टियों के ऊपर बरसते हुए नजर आए और एक बार फिर से जो कनेक्शन था वो निकालते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने पहले ही कहा था कि माफियों को बख्शेंगे नहीं और हमने ऐसा किया भी है और उन्हें मिट्टी में मिलाया भी है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया, तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय।
जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करना अब से कानूनी अपराध माना जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से बीते दिन राज्यसभा से भी ये बिल पास होकर कानून बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। वंदे मातरम का सम्मान अब उसी तरीके से करना होगा जैसे कि हम राष्ट्रगान जनगण मन का करते हैं। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। लोकसभा ने भी वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी भारी हंगामे के बीच राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल के पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के दौरान कोई किसी भी तरह का व्यवधान डालता है या उसका अपमान करता है तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस बिल का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह वैधानिक संरक्षण देना है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में वंदे मातरम बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए बिल का विरोध किया। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर टिप्पणी की तो सत्ता पक्ष की तरफ से संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा मगर वंदे मातरम। सरकार का कहना है कि अब वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति मान रहा है। भारत का झंडा नहीं लगाया इन्होंने, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों ने, जो इनकी मूल पार्टी है, जो जिसके लिए पॉलिटिकल विंग है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया, राष्ट्रीय गान को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार। अब वो उसके बहाने अपनी राजनीति करना चाहता है। विरोध करना
किसी का भी अधिकार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना ये देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, अक्षरों का समूह नहीं है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले बिल के पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर उत्सव मनाया। संतों ने वंदे मातरम को राष्ट्र सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हाई अलर्ट पर है, तस्वीरें क्या आई हैं आपको दिखाते हैं। गुजरात में आज से लेकर 2 अगस्त तक आसमान से आफत बरसने वाली है और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अत्यंत बरसात यानी बेहद ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट किया है। एक साथ गुजरात के कई जिले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है, यानी गुजरात टोटल लॉकडाउन मोड में है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर 2 अगस्त तक सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, आणंद, नर्मदा, तापी, डांग, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद और महिसागर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, क्योंकि इन सभी जिलों में बेहद ज्यादा बारिश होने की आशंका है। अहमदाबाद, सूरत, पंचमहल, आणंद, भरूच, नवसारी, जामनगर, खेड़ा और वडोदरा समेत कई जिलों में आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की छुट्टी है। मौसम विभाग के अधिकारी ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले 4 दिन गुजरात के कई जिलों में बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं, जिससे हालात बिगड़ने की पूरी आशंका है। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक आज नर्मदा जिले में अत्यधिक भारी बारिश की विशेष चेतावनी है। आशंका है कि आज नर्मदा जिले में 12 इंच तक की बारिश दर्ज की जाएगी, जबकि अहमदाबाद में आज 8 इंच तक की बरसात हो सकती है। गुजरात में इस वक्त डीप डिप्रेशन, मॉनसून ट्रफ, शियर जोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है और इसीलिए तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को आने वाले 2 दिनों तक समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। आज अहमदाबाद, बोटाद, जामनगर, आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन तथा दादरा और नागर हवेली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहल और दाहोद में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के लिए जारी इन अलर्ट्स को देखते हुए आज संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ भारतीय सेना और नौसेना के साथ वायुसेना को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। और चलिए बात कर लेते हैं असम में आई बाढ़ की, जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हालांकि 22 जुलाई के बाद में बारिश नहीं हुई है। हालांकि जो असम के शिवसागर जिले के हालात हैं वो अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और बाढ़ की हालत अभी भी खराब है। असम में बाढ़ की स्थिति भले ही कुछ इलाकों में धीरे धीरे सुधरती दिखाई दे रही हो, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 550 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन अपर असम के इलाकों में आई बाढ़ में सबसे ज्यादा शिवसागर जिला प्रभावित हुआ है। यहाँ के लोग या तो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं या फिर पानी के बीच ही फंसे हुए हैं। बाढ़ रुकने के बाद भी हालत ऐसी हैं कि लोगों की जिंदगी बदहाल हो रखी है। और हम जिस घर में आप देखिए,
ये पूरा घर जो है पानी से भरा हुआ है चारों तरफ से। साफ पानी पीने के लिए तो मिल जा रहा है, लेकिन कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, इन चीजों के लिए भी पानी की दिक्कत है। दूसरा, यहाँ से जो ये सीवर निकलता है, जो गंदगी निकले कहाँ जाए, ये सब भी दिक्कतें हैं लोगों की। लोगों के इस तरीके से अपनी केले के तनों से जो है वो अपनी एक नाव तैयार कर रखी है और ऐसे में उन्हें घर के आसपास के हिस्से में जाना होता है, तो इसी से वो सामान जाते हैं, ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं और अपने घर के पास भी पहुंच जाते हैं। और आप हालात देखिए, इस पूरी जगह में आपको सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आएगा। तमाम जो इनके बकरियां हैं, गाय हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। कुछ मवेशी फंसे भी हुए हैं, लेकिन हालात इतनी दिक्कत वाले हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो महिलाओं और बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। क्या हालात बने में, क्या दिक्कतें अभी आप लोग को आ रही है? अभी हमें साफ पानी की दिक्कत है। अभी जो खुजली की बीमारी है वो हो रही है। अभी गाय रास्ते में है, वहाँ पे कीचड़ वगैरह है। शिवसागर में हाल इतना बेहाल है कि लोग सड़कों पर ही अपनी गृहस्थी का सामान रखकर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी जब रातों रात अचानक आया तो लोग अपने जरूरत के जिन सामानों को लेकर सड़क पर या ऊंची जगह पे आ सकते थे, लोग आ गए। और ये जो जगह असम के शिवसागर जिले की है, आप देखिए, एक ऐसे ही पूरे घर की जो गृहस्थी है वो अपने उस सामानों को जो लेकर आ सके, आकर सड़क पर बस गए। अब देखिए, इनके फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सोफे हों, बिस्तर हों, रजाइयां हों, या फिर वो चीजें जो जिन्हें वो बचा सकते थे, उनको लेकर वो यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं। और अगर आप इस रोड पर बढ़ेंगे, जो ये दादाबाड़ी का इलाका है और इसके अलग अलग जो गांव हैं, वहां पर हर जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। शिवसागर में आई बाढ़ की चपेट में आए एक पशुपालक किसान से जब हमने बात की तो उसने बताया कि किस तरह इस बाढ़ ने उन्हें आर्थिक तौर पर 10 साल पीछे धकेल दिया है। तो अभी आप लोगों को क्या अपील है, सरकार से क्या क्या चाहिए आप लोग को? सरकार तो दे नहीं पाएगा, लेकिन बहुत तो हम तो आज से 10 साल का पीछे हो गया। अच्छा। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। वो खेती बाड़ी तो अभी तो नहीं होगा। वो पेड़ पौधा जो किया था ना, वो तो माने खत्म हो गया। फिर घर में भी जो नुकसान हुआ, घर में तो बहुत गाड़ी घोड़ा वो एकदम, अभी तो पानी तो नहीं सूखा है ना, सूखा है लेकिन माने ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा। बहुत नुकसान हुआ है हम लोग का। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जिस इलाके में लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, वहां बेहद ही मार्मिक तस्वीर देखने को मिली। इस इलाके के कई माँ बाप अपने बच्चों की बाढ़ में भीगी हुई किताबों को धूप में सुखाते हुए नजर आए। वो किसी तरीके से अपने बच्चों की किताबों को जो है बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन किताबों को दोबारा खरीद पाना बेहद मुश्किल है। और बच्चों की किताबें अगर नहीं होंगी और स्कूल जब दोबारा खड़ेंगे होंगे तो बच्चों को दिक्कतें होंगी। और ये देखिए, बच्चों की किताबें किस तरीके से भीग कर यहाँ पर खराब हुई हैं। असमीज भाषा में जो है, असमिया में जो है वो ये किताबें अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो हैं वो किताबें हैं। और इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो उनके बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे और वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, शिवसागर, असम। और चलिए बात करते हैं एंटी पेपर लीक बिल की, जो कि लोकसभा के बाद में राज्यसभा से भी बीते दिन पास हुआ और अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास में बिल को भेज दिया गया है। और इसके बाद में ये कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, साथ ही साथ एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर लीक करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। The bill be passed. भारी हंगामा, बहस के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण यानी कि एंटी पेपर लीक बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे प्रस्तुत किया और इसके बाद ध्वनि मत से ये पारित हो गया। अब ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश के जरिए युवाओं से बात की और पेपर लीक माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर के चले। साथियों,
विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। इस नए विधेयक की खास बातें क्या हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना। संगठित अपराध में सजा 7 से 10 वर्ष, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना, परीक्षा आयोजन पर 8 वर्ष तक रोक। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और प्रबंधन को 5 से 10 वर्ष सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, 2 माह में जांच और आरोप पत्र की तिथि से 3 माह में ट्रायल। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। जरूरत पर एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसी से जांच संभव। दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, लेकिन विपक्ष को इस कड़े बिल पर भी एतबार नहीं है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून से कुछ नहीं बदलेगा, सवाल सरकार की नीयत का है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। उधर सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से इस बिल के पास होने पर प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि नए बिल से कुछ नहीं होने वाला है, जरूरी है कि उसे लागू किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कानून तो पहले से भी था, उसका क्या नतीजा निकला। कानून बनाने के बाद लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर। जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, वहाँ कौन लोग बैठे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कानून कितनी प्रभावी ढंग से लागू होता है इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि पहले भी आपने जो माफिया पेपर लीक माफिया, उनको कोई कार्रवाई नहीं। इनका एक संगठित गिरोह काम करता है जिनको संरक्षण है, और वो इस तरह से काम करते हैं जिससे स्टूडेंट्स के बुरे हाल होते हैं। जब स्टूडेंट्स में विरोध करने के लिए बैठते हैं तो उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गोलियां, फलाना ढिकाना सारा होता। ये सारी बातें भाषणों में लोग कह रहे हैं। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संकेत साफ हैं कि जल्द ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब देखना होगा कि इस नए कानून से पेपर लीक, नकल माफिया पर कितनी लगाम लगती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में चर्चा के दौरान पेपर लीक को रोकने के खिलाफ बनाई गई नई कमेटी के लिए कहा कि इसमें पूर्व आईबी चीफ हैं, एक आईटी कंपनी के मालिक हैं और एक गौमूत्र एक्सपर्ट हैं, और ऐसे में ये सब मिलकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कुछ योगदान देंगे। अब आप सोचिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा दिए गए इस बयान के ऊपर सत्ता पक्ष तो नाराज है ही, वहीं दूसरी तरफ 215 से ज्यादा शिक्षाविदों ने एक लेटर लिखा है। लेटर में क्या लिखा गया है आपको दिखाते हैं। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर बी कामकोटी को गोमूत्र विशेषज्ञ कहने के विरोध में देश भर के 215 मौजूदा और पूर्व कुलपतियों, शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है। भारत की संसद में विचारों पर बहस होती है, असहमतियां गरिमा के साथ रखी जाती हैं। किसी व्यक्ति की पहचान उसके तर्कों की मजबूती के आधार पर की जाती है, न कि उसका मजाक उड़ाकर। हमें उस बयान पर निराशा है जिसमें आपने आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर बी कामकोटी को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा। ये टिप्पणी चाहे व्यंग के रूप में की गई हो या फिर राजनीतिक बयानबाजी के तहत, इसका असर बहुत ज्यादा होता है।
सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर अपने भाषण के दौरान ये टिप्पणी की थी। शिक्षाविद तो प्रियंका के बयान पर आपत्ति जता ही रहे हैं। सियासी गलियारों में भी कई नेता प्रियंका के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। वहीं देश के सैकड़ों वैज्ञानिक और शिक्षाविद इसे वैज्ञानिक समुदाय की गरिमा से जुड़ा मुद्दा मानकर विरोध कर रहे हैं। 20 जुलाई को सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर सवाल अभी भी लगातार बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा 220 पन्नों की रिपोर्ट गृह मंत्री को भेज दी गई है और ऐसे में गृह मंत्रालय और पुलिस इस पर मंथन कर रही है, लेकिन सियासत चरम पर है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के सीजेपी प्रदर्शन पर गृह मंत्री को 220 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान 2873 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की मौजूदगी थी, जिसमें से 2402 की क्राइम कुंडली और 471 के डॉजियर का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन संदिग्धों की पहचान की है। उधर इस मसले पर सियासत भी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ चीन आर्टिफिशियल सन बना रहा है, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री युवा छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराने में लगे हैं। एक तरफ चाइना सूरज बना रहा है और हमारी सरकार से सड़कें नहीं बन रही हैं, हमारी सरकार से पुल नहीं बन रहे हैं। हाँ, एक बारिश आती है हमारे शहरों का बुरा हाल हो जाता है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी एमपी और एमएलए खरीदने और बेचने में लगे हुए हैं, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं, लोगों के वोट कटवाने और झूठे वोट ऐड कराने में लगे हुए हैं। और आजकल तो प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी एफआईआर कराने में लगे हुए हैं। उधर दिल्ली सरकार ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 29 जुलाई की शाम 6 बजे नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े प्रदर्शन को लेकर 13 एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकार के आदेश के अनुसार जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए। टाइम्स नाउ नव भारत ने अपने दर्शकों को प्रदर्शनकारियों के 20 जुलाई के उस वीडियो को दिखाया था, जिसमें डराने वाली तस्वीरें थीं। संसद भवन से 100 मीटर की दूरी तक हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। संसद भवन के बाहर चारों तरफ पहुंचने में कामयाब हो रहे थे प्रदर्शनकारी। नीट पेपर लीक मामला अभी भी गर्म है और अब खबर आ रही है कि ओडिशा में मेडिकल पीजी परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप सोचिए कि पेपर तो लीक हुआ है, ये बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है, लेकिन कॉलेज के जो वीसी हैं वो कैसे डिनायल मोड में नजर आ रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक तरफ संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया गया है ताकि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं दूसरी ओर एक और राज्य से कथित पेपर लीक का मामला सामने आया है। ओडिशा की मेडिकल पीजी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दौरान सोशल मीडिया पर कथित तौर पर शेयर किए जाने का मामला सामने आया है। पीटीआई ने अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि 27 जुलाई को 2023-26 बैच के पीजी छात्रों की एक विषय की थ्योरी परीक्षा के दौरान ऑल इंडिया मेडिकल पीजी परीक्षा के प्रश्न पत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गईं। आरोप है कि परीक्षा के दौरान कुछ मोबाइल नंबरों से प्रश्नों के उत्तर भी प्रसारित किए गए। हालांकि एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डीन सह प्राचार्य हरे कृष्ण दलाई कह रहे हैं कि इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। यदि क्वेश्चन पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले बाहर आकर छात्रों तक पहुंच जाता तब इसे पेपर लीक माना जाता, लेकिन इस मामले में क्वेश्चन पेपर परीक्षा कक्ष के भीतर से बाहर आया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले और उससे जुड़े सभी सदस्यों की पहचान की जा रही है। साथ ही बाकी बची परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दलई का कहना है कि अभी तक किसी छात्र, किसी संगठित समूह की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि जांच में कोई भी छात्र इस घटना में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत जो कि जर्जर हालत में थी उसके गिरने की जानकारी है। और मलबे के नीचे कई लोग दब गए और 3 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें, मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से जारी है। तो आप देखिए, ये तस्वीरें जैसे ही सामने आती हैं, पूरे इलाके में जो अफरा तफरी है वो देखी जाती है। मलबे को हटाने का काम स्थानीय लोगों के साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही शुरू कर दिया था। आपको बता दें, ये 4 मंजिला इमारत है जिसका एक हिस्सा गिरा और इसके नीचे कई लोग दब गए और अब मलबे से 3 लोगों के शवों को निकाल लिया गया है। वहीं अभी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।